लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, आइडियल गैस। तो इस वीडियो में हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस हम किसको बोलते हैं? अ हाइपोथेटिकल गैस विच ओबेज द लॉ PV इज इक्वल टू MRT। ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT, ये इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं या इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, PV इज इक्वल टू MRT। आपने हो सकता है इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू MRT की बजाय PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा हो, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसमें शायद NRT होगा। हम मास की टर्म्स में इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, PV इज इक्वल टू MRT। अभी ये PV इज इक्वल टू MRT और NRT ये किस तरह से हैं, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये एक ही फॉर्म है, मतलब एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स है, ये हम अभी आगे देख लेंगे। तो फिलहाल आपने चाहे वो PV इज इक्वल टू MRT पढ़ा है, चाहे PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। और इस पे लिखा हुआ है जो आपके सामने कि अ हाइपोथेटिकल गैस। हाइपोथेटिकल गैस मतलब हमने इसीलिए उसको आइडियल गैस कहा है कि ऐसी कोई भी एक्चुअली जो रियल गैसेस होती हैं वो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, एक सर्टेन कंडीशंस में ही कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिसमें गैसेस जो है वो आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो करती हैं या आइडियल गैस जैसा बिहेव करती हैं। और वो बिहेवियर कैसा है? एक तो उसमें कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है, आइडियल गैस के कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज जीरो और नेग्लिजिबल इन आइडियल गैस। और आपने और इसके अजम्पशंस पढ़े होंगे कि द गैस डज नॉट चेंज इट्स फेज ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से कुछ अजम्पशंस आपने पढ़े हुए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, मैं अब सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो आइडियल गैस होती है जिनके लिए वो अजम्पशंस दिए गए हैं वो इस PV इज इक्वल टू MRT इक्वेशन को फॉलो करती है एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स। ठीक है, एट ऑल रेंजेस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी यहाँ पर कोई भी प्रेशर की वैल्यू हो, कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू हो, आइडियल गैस इक्वेशन वो होगी जो PV इज इक्वल टू MRT इक्वेशन को फॉलो करेगी। तो इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल गैस लिखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि रियल गैसेस इसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती हैं। रियल गैसेस डू नॉट कंफर्म दिस इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, रियल गैसेस डू नॉट कंफर्म दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्यूरेटली। ठीक है, रियल गैसेस हमेशा इसको फॉलो नहीं करती हैं। एज P इज इक्वल टू जीरो, जब प्रेशर की वैल्यू जीरो, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, P जो लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, जैसे प्रेशर में हमने पढ़ा था गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, तो उसमें एक एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ा था। तो ये नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। When pressure tends to zero means pressure is low, pressure is very very low, and temperature tends to infinite, and temperature की वैल्यू काफ़ी हाई है। The real gases approaches the behavior of ideal gases। जब ये कंडीशन होगी यानी प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, तब जो रियल गैसेस हैं वो काफ़ी हद तक आइडियल गैस के बिहेवियर को शो करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? जब आइडियल गैसेस होती नहीं है तो उसे पढ़ने का क्या मीनिंग है? इसे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आइडियल गैस के लिए कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं। अजम्पशंस हम क्यों लेते हैं? जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, जो एनालिसिस हमारी है वो कुछ अजम्पशंस लेके सिंप्लीफाई हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं। तो अजम्पशन कैसे ले सकते हैं और कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? तो जैसे अगर हम एनवायरनमेंट कंडीशंस पर एनालिसिस कर रहे हैं, किसी गैस का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर एनवायरनमेंट कंडीशन पर अगर उस गैस को आप आइडियल गैस एज्यूम करते हुए कैलकुलेशंस करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो एरर आती है, क्योंकि एजम्पशन आपने लिया हुआ है भाई वो आइडियल गैस तो है नहीं, लेकिन अगर आपने एनवायरनमेंट कंडीशंस पर एनालिसिस की हुई है कंसिडरिंग गैस एज एन आइडियल गैस, तो जो एरर आएगी वो 2 to 3% होती है। तो अगर ये एरर हमारी एक्सेप्टेबल रेंज में है, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, जनरली ये एक्सेप्टेबल होती है। तो अगर ये एरर इतनी कम है कि हम उस एरर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम आइडियल गैस मानकर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, बजाय हम बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करें। एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 to 3% हमारी एक्यूरेट हो जाएगी। और ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। 2 to 3% एक्यूरेट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे 98% एक्यूरेट है तो वो हो सकता है 100% एक्यूरेट हो जाए, लेकिन इस 2% से अगर हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो हम आइडियल गैस को की क्वेश्चन को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। 2 to 3% एरर के लिए अगर हम कैलकुलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दें तो वो समझना और एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमें लगता है कि ये एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है तो हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, कोई भी एजम्पशन हो, सिर्फ आइडियल गैस की बात नहीं है, कोई भी एजम्पशन हम इसलिए लेते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया है। तो अब जैसे हमने कहा कि जो रियल गैसेस होती हैं वो इस कंडीशन में व्हेन प्रेशर इज वेरी स्मॉल, अमाउंट ऑफ प्रेशर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर इज हाई, ठीक है, इन कंडीशंस में जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से बहुत, उसका बिहेवियर बहुत क्लोज होता है। ठीक है, बहुत एक्यूरेट, उतना ही लगभग वैसा ही होता है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। नाउ बेसिक गैस लॉज। अब जो आइडियल गैस हमारी होती है वो कुछ लॉज को फॉलो करती है। ये लॉज भी आपने सुने हुए पढ़े हुए होंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? इफ द स्टेट ऑफ अ गैस चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर किसी गैस की स्टेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज होती है, देन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर कोई गैस का जो स्टेट चेंज हो रही है, जैसे वो किसी एक इनिशियल स्टेट में है 1 और वो इनिशियल स्टेट से स्टेट 2 में चली जाती है। ठीक है, स्टेट 1 में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइंड होंगी P1 V1 T1 और फाइनली 2 में डिफाइंड होंगी P2 V2 T2। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम है गैस का वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस P को अगर इस साइड ले जाएं और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें, ठीक है, तो हम यहाँ लेकर लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल्स लॉ हो गया। ठीक है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब हो गया कि अगर हम ये जो स्टेट हमने लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो अभी मैंने आपको ये 1 to 2 स्टेट की बात की, तो 1 to 2 स्टेट में हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ PV इज कॉन्स्टेंट। ठीक, तो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? इफ द स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर गैस की स्टेट कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज हो रही है, यानी स्टेट 1 और स्टेट 2 ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं, और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो गैस की कंडीशन चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। तो अगर ऐसा होता है, देन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टेम्परेचर के। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर हम ये जो स्टेट 1 और 2 की बात हमने की, तो अगर हम इसमें चार्ल्स लॉ यूज करें तो वी कैन राइट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, और ये कब है? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जो ये प्रेशर की बात हो रही है, ये सब जगह एब्सोल्यूट प्रेशर की बात हो रही है। ठीक, तो अब हम डेराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस क्या है? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, PV इज इक्वल टू MRT जो इक्वेशन है हमारी, वही इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक, तो उसे हम अब डेराइव करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, वी हैव कंसिडर्ड अ पर्टिकुलर आइडियल गैस। कोई एक आइडियल गैस हमने कंसिडर की हुई है जिसमें कि 2 प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। देखिए, इसकी इनिशियल स्टेट जो है वो स्टेट 1 है, स्टेट 1, और उस पर एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमने कैरी आउट किया, और इस प्रोसेस के बाद जो उसकी स्टेट है वो ए है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस 1 to A, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद उस गैस पर हमने एक दूसरा प्रोसेस कैरी आउट किया, दैट इज टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट और आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसकी इनिशियल स्टेट ए और फाइनल स्टेट 2 है। तो ये ए से 2 तक हमने एक दूसरा प्रोसेस पर कैरी आउट किया है जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो टोटल हमने 2 प्रोसेस पर किया है। तो
अब इसको आप इसका पीवी डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, पीवी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पीवी डायग्राम में देखिए ये 1 to A जो प्रोसेस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और A to 2 इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व होता है, तो हमने कर्व शो कर दिया, ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें इससे PV इक्वल टू MRT जो इक्वेशन थी हमारी वो डेराइव करनी है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक प्रोसेस 1 to A। 1 to A प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, गैस का कोई एक मास गिवन है, ठीक है। हम ऐसा ले लेते हैं कि गैस का मास जो है वो m जो मास है दैट इज 1 किलोग्राम, ठीक है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। तो हमने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये सब स्पेसिफिक वॉल्यूम की टर्म्स में, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू 1 किलोग्राम रख सकते हैं, ठीक। तो इस एक्सिस पर भी ये मैंने कैपिटल V लिख दिया, एक्चुअली ये स्मॉल v है, ठीक है, ये स्मॉल v या कैपिटल V। तो ये सब वॉल्यूम भी स्मॉल v है, यानी ये सब स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब प्रोसेस 1 to A की इक्वेशन हम लिखें, तो ये इक्वेशन किसकी होगी, ये चार्ल्स लॉ से लिखेंगे हम। तो ये इक्वेशन होनी चाहिए हमारी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, फॉर अ गिवन मास। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से लिख दी। तो इस अच्छा ये V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 ये हमने ऐसा पढ़ा था, कब पढ़ा था, जबकि प्रोसेस जो था वो 1 to 2 था, ठीक है, यानी इनिशियल स्टेट 1 थी और फाइनल स्टेट 2 थी। लेकिन अभी जो इनिशियल स्टेट है वो 1 है और फाइनल स्टेट A है। तो ये इक्वेशन ऐसी ना होकर ये होगी V1/T1 इज इक्वल टू VA/T है, ठीक है, ये होगी इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब हमने ऐसा पढ़ा था चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ये बिना देखे 1 2 नहीं लिखेंगे, जो स्टेट्स हैं वही लिखेंगे। तो दिस विल बी V1/T1 इज इक्वल टू VA/T, ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी। इस इक्वेशन से हमने VA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये हो गई V1/T1 इज इक्वल टू V1/T1 इंटू T। लेट अस टेक दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में A to 2 नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा A to 2, और ये प्रोसेस हमने कैरी आउट किया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया है तो इस पर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। लेकिन ये फिर किसके लिए था, जो हमने 1 to 2 जो अगर प्रोसेस कंसिडर किया था तो। लेकिन अभी हमारा प्रोसेस क्या है, A to 2 है, तो हम इसे लिखेंगे PA इंटू VA इज इक्वल टू P2 इंटू V2, ये होगा। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से फिर इस इक्वेशन से VA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप देखिए लेफ्ट साइड में दोनों VA है, यहाँ पर भी VA है और यहाँ पर भी VA है। तो ये राइट साइड इनकी इक्वेट कर सकते हैं। तो जब आप इनकी राइट साइड इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इधर वाली ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब इसका जो डायग्राम था एक बार फिर से वापस यहाँ आ जाते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं पहले, ठीक है, जैसे इस पे आपको दिखाई दे सके चीज़ें। अब देखिए इसमें देखिए ये जो प्रोसेस है 1 to A ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसका मतलब P1 की वैल्यू PA के इक्वल होगी, ठीक। और ये जो A to 2 प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो इसका मतलब TA की वैल्यू T2 के इक्वल होगी। तो जहाँ भी TA है वहाँ T2 लिख सकते हैं, जहाँ P1 है जहाँ PA है वहाँ P1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर ये T1 TA है, तो इस TA के प्लेस पर हम क्या लिख सकते थे, T2 लिख सकते थे। और जहाँ भी PA है उस PA के प्लेस पर हम लिख सकते हैं P1। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हो गया V1 T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है ना। इस P1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, T2 को राइट साइड ले जाएंगे, तो हमारी ये क्वेश्चन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अगर ये इक्वेशन है हमारी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू
P2 V2 अपॉन T2, ठीक। तो ऐसी जितनी भी स्टेट्स होंगी सब पर ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए कोई 3 स्टेट होती तो उस पर भी ऐसे ही होगा, P3 V3 अपॉन T3, ठीक। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पी वी अपॉन टी इज कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और इस कांस्टेंट को हमने ले लिया आर, लेट अस टेक दिस कांस्टेंट इज आर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर। इसमें ये आर जो है, ये आर इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये आर का जो नेम है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। आपने जब पहले पढ़ा होगा तो आपने शायद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ा होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है। जो आर हमने लिखा है यहाँ पर भी, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ठीक। अभी हम बाद में देखेंगे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, लेकिन अभी फिलहाल ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। यानी कि हमारी जो रिलेशन, अभी जो इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई वो हो गई पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर, ठीक। अब आप देखिए ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है कैपिटल V अपॉन एम, ठीक है। हमने m 1 किलोग्राम ले रखा था, ठीक है। अगर वो कोई मास हो m हो तो ये लिख सकते हैं ना V अपॉन एम इसकी जगह। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मतलब P इंटू वी अपॉन टी और एक यहाँ आ जाएगा m, दिस विल बी इक्वल टू r। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से वी कैन राइट पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन आ गई पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये इक्वेशन होगी। अब इस गैस में ये जो इक्वेशन है, इसमें हर चीज़ आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। मैंने देखा है ये स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इस इक्वेशन को लेके। है तो बहुत ईजी, लेकिन वो याद नहीं रखते पूरी बात। तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। ये P क्या है? P इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, उसकी यूनिट एसआई सिस्टम में क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी जो हमने वो पहले प्रेशर पढ़े थे, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, उसमें ये एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर क्वेश्चन में आपको गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर गिवन होगा तो आपको पहले एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके रिलेशन थे हमारे पास कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस, अगर गेज प्रेशर है तो पी गेज। एक तो ये था। और दूसरा, अगर हमारे पास वैक्यूम प्रेशर है तो क्या होगा, उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम, यहाँ पर जो वॉल्यूम लिखा है पी जी वी इज इक्वल टू एम आर टी में, वो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम है। मास, जो भी गैस का मास है किलोग्राम में, वो है। आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ठीक है, ये आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। और टी एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है इन केल्विन, ठीक है। केल्विन में ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे ये वैल्यू, ठीक। तो ये आपको किस किस कैसे कैसे रखनी है वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जिसे आपने पहले जो कैलकुलेशन की हुई है, जिसमें कि आपने इस इक्वेशन को शायद पढ़ा होगा कि इट इज पी वी इज पी वी, कैपिटल वी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसा शायद आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक है। अभी ये आर, ये वाला आर नहीं है जो हमने यूज़ किया था, ठीक है। इसको फिलहाल हम लिख देते हैं आर नॉट, ये अलग आ रहा है, क्योंकि इस आर नॉट को आप बोलते थे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। इसकी तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती थी, है ना, लेकिन हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो अब हम दोनों इक्वेशन में देखें कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हमारी जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता क्या है? ये मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये कैपिटल M है, ठीक। तो मोलर मास को या मोलिकुलर मास को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल M से लिखते हैं। और जो मास होता है गैस का या किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम कैलकुलेट करते थे वो क्या होता था? वो होता था मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ठीक।
तो यहाँ से ये जो स्मॉल m है यानी मास है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो इस ठीक है, अब ये हमारी जो इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एम आर टी में, उसको ये रख दीजिए एन इन टू एम। तो जब आप इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में रखेंगे, ये वी कैपिटल है ना, वी यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है। तो आपने क्या किया, यहाँ इन दोनों की जगह ही तो एम लिखा हुआ था स्मॉल एम, उसकी जगह हमने लिख दिया एन इंटू एम। ठीक है, तो एन इंटू एम जब लिखा, ठीक, जब हमने इसकी जगह एन इंटू एम लिख दिया, तो अब आप देखिए अब क्या हो गया। अब इस m इंटू आर यानी मोलर मास इंटू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसको हमने लिख दिया आर नॉट। तो हमारी इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल टू एन आर नॉट इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन गई, ये हो गई पी वी इज इक्वल टू एन आर नॉट इंटू टी। ये वो इक्वेशन है जो शायद आपने पहले पढ़ी होगी, जिसमें कि ये आर जो है वो आर ना होकर आर नॉट है, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, आप देखो हमने जो m मोलर मास इनटू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, इसको हमने लिख दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर हम इससे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कितना होगी, वो होगी आर नॉट अपॉन एम। ठीक है, आर नॉट अपॉन एम। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक रिलेशन बन गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हर गैस के लिए अलग अलग होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम होगा हर गैस के लिए। ठीक, तो यहाँ से ये रिलेशन बन गया हमारे पास। अब ये आर नॉट जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट है जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ये याद रखेंगे, इसकी यूनिट है जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ठीक, तो अभी चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले इसकी बात करें तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन इंटू आर नॉट इंटू टी। ठीक है, अब एवोगैड्रोज लॉ से, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, उसने क्या कहा कि 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, यानी ये प्रेशर की वैल्यू जो एनवायरनमेंट प्रेशर के बराबर है, और टेम्परेचर की वैल्यू 273.15 केल्विन पर 1 मोल गैस जो होता है वो 22.4 मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये हमें पता है, ये एवोगैड्रोस लॉ है। तो ये सब वैल्यू यहाँ रख देंगे, जब ये वैल्यू रखेंगे इसमें, यानी पी की वैल्यू आप कितना रखेंगे 1.013 × 10⁵, वी की वैल्यू 22.4, एन 1, आर नॉट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड टी इज 273.5। जब ये सब वैल्यू यहाँ रखकर आप यहाँ से आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट होकर ये आ जाएगी 8314.3 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। तो ये वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ठीक है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, हर गैस के लिए फिक्स्ड है, ये की वैल्यू यूज करेंगे। और हमने क्या पढ़ा, जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है उसमें और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में रिलेशन क्या है, ये है। यानी आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको ऑक्सीजन के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो ये आर नॉट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, इसको सिर्फ आप ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा तो आर नॉट की इस वैल्यू को हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एयर के लिए, ठीक है, हमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें बहुत जगह पर एयर को यूज़ किया हुआ है एज अ वर्किंग सब्सटेंस, तो एयर के लिए भी हमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो एयर के लिए जो मोलर मास की वैल्यू है वो करीब करीब 28.96 है। ठीक है, इसको हम कई बार 29 भी लिख देते हैं, 29 से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आती है। तो आर ऑफ एयर के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होगा 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि हमें किसी भी गैस के लिए अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है
तो R0 को डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर गैस के मोलर मास से, ठीक है। यानी नाइट्रोजन का अगर हमें कैलकुलेट करना फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, R0 की वैल्यू तो फिक्स है 8.3143, ठीक है, अपॉन इसको 28 कर देंगे। तो यहाँ से ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसकी यूनिट होगी किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को उस पर्टिकुलर गैस के मोलर मास से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार जरा सा देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, वैसे होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी है, ठीक है। इसमें P एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस है, V टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, M मास ऑफ द गैस है, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। दूसरा, अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं मोल्स की टर्म्स में, तो वो PV इज इक्वल टू N इंटू R0 इंटू T है। इसमें ये P एब्सोल्यूट प्रेशर है, V टोटल वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R0 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक। और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और R और R0 में क्या रिलेशन है, R इज इक्वल टू R0 अपॉन M, ठीक है। जिस भी गैस का R कैलकुलेट करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई गैस C है तो RC कैलकुलेट करना है इसका, तो इसको R0 को उस गैस के मोलर मास से डिवाइड करेंगे और इसकी जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो हमने पीडीबी वर्क पढ़े हैं वो भी, और ये जो अभी आइडियल गैस की क्वेश्चन पढ़ी है ये भी थोड़ी हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अभी पहले इसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ अ सर्टेन फ्लूइड इज कंटेन्ड इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार, ठीक है। इनिशियल प्रेशर इज 10 बार। The fluid is allowed to expand reversibly behind the piston until the volume becomes 2 times of its initial value. During the expansion process, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पूरा, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि इनिशियली हमारे पास एक इस तरह का सिलेंडर है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा इंक्लाइंड बन गई है, ऐसा सिलेंडर है। उस सिलेंडर में यहाँ पर एक पिस्टन है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, यहाँ एक पिस्टन है जो कि इनिशियल स्टेट 1 में है, ये स्टेट 1 है इसका। और यहाँ पर एक गैस है, इस गैस में जो प्रेशर की वैल्यू है वो P1 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ P1 की वैल्यू 10 बार हमें गिवन है क्वेश्चन, ठीक। अब क्या किया कि ये पिस्टन डिस्प्लेस होता है, एक्सपेंशन होती है इसमें, और ये एक्सपेंशन जो होती है उसका प्रोसेस है PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर लिखा हुआ PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड हियर n इज 2, ठीक है। तो ये गैस इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टेट 2 में आती है, और क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू डबल हो जाती है, यानी जो V2 है, तो V2 है वो ट्वाइस ऑफ V1, ठीक। ये पिस्टन अभी स्टेट 2 में है। फिर क्या होता है, अब ये पिस्टन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को फॉलो करते हुए वापस स्टेट 1 में आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी एक प्रोसेस तो हमारा हो चुका 1 to 2, उस प्रोसेस को अगर आप यहाँ पीवी डायग्राम पर देखें तो आप देखिए इनिशियल स्टेट तो आपको ये दिखाई दे रही है स्टेट 1, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रोसेस कैसा होता है, हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, जहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने प्रोसेस को PV प्लेन पर शो किया था। तो वहाँ आप दोबारा से देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में, तो उसमें ये PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये प्रोसेस है, और पिस्टन जो है वो 1 से 2 स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ डायग्राम में इधर भी दिखा दिया पिस्टन वाले,
और पीवी डायग्राम पर भी दिखा दिया। और V2 की जो कंडीशन है वो 2V1, V2 की जो वैल्यू है दैट इज ट्वाइस ऑफ V1। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस क्या है 2 to 3। ठीक है, यानी ये पिस्टन वापस अपनी इस स्टेट में आता है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे 2 to 1 आया है, ये नेक्स्ट, क्योंकि प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो ये स्टेट 3 हो गई। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अलॉन्ग आया है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पीवी डायग्राम पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है 2 to 3। और 3 पर आप देखिए, 3 पर जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर है, यानी हियर वी आर शोइंग V3 इज इक्वल टू V1। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि एक और थर्ड प्रोसेस हुआ, लेकिन उस प्रोसेस में इस पिस्टन को स्टेट 1 में लॉक कर दिया। स्टेट 1 मतलब स्टेट 3 जो है, तो वापस आ गया था नहीं। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे लिख सकते थे 3 के लिए कि V3 की वैल्यू जो है वो V1 के इक्वल है। ठीक है, 2 to 3 प्रोसेस में पिस्टन अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आया, तो V3 की वैल्यू V1 के इक्वल हो गई। ठीक, अब इसको इसी स्टेट में लॉक कर दिया पिस्टन को, तो अब ये पिस्टन कहीं जा नहीं सकता, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और इसको वापस हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टेट 1 में ले आए। तो यानी स्टेट 1 में ले आए, तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये 3 to 1 है। ठीक है, 3 to 1 प्रोसेस है। इसका मतलब P ये वापस के स्टेट में आ गया, 1 स्टेट में आ गया। ठीक है, यानी फाइनल प्रेशर साइकिल कंप्लीट हो गई ना। ठीक, ये वापस से 3 to 1 प्रोसेस में ये किस में आ गया, जो गैस है वो इनिशियल प्रेशर के बराबर हो गई। ठीक, तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और आराम से इस डायग्राम को देख लीजिए। अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें, अच्छा इसमें इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू भी मैंने क्वेश्चन में, इनिशियल वॉल्यूम कितना 0.05 मीटर क्यूब है। ठीक, तो 0.05 मीटर क्यूब हमें इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं इट इज 0.05 मीटर क्यूब। राइट, तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल W होगा, हम उसे W नेट लिख देते हैं, वो 1 to 2 प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफ़र है, प्लस 2 to 3 प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफ़र है, प्लस 3 to 1 प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफ़र है। तीन ही प्रोसेस है, इनमें जो वर्क ट्रांसफ़र है उसे हम तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे और सम अप कर लेंगे। तीनों में से जो पहला प्रोसेस है 1 to 2, ये जो प्रोसेस था वो कैसा था, वो PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसके लिए हमें वर्क की इक्वेशन आती है। ये सेकंड जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसके लिए भी हम वर्क की इक्वेशन जानते हैं। और थर्ड प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसमें PdV वर्क की वैल्यू 0 होती है, ये हमें पता है। तो थर्ड में कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी इन दोनों फर्स्ट 2 प्रोसेस में हमें वर्क ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, उसके लिए जो पॉलीट्रॉपिक वर्क है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क है उसकी इक्वेशन कितना होती है, यानी मैं प्रोसेस 1 to 2 की बात कर रहा हूँ, उसमें इक्वेशन होती है 1W2 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस n, ये होती है। तो इसमें हमारे पास सारी वैल्यू तो है, बस एक P2 नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास P1 की वैल्यू भी है, V1 है तो V2 भी है। ठीक है, एक P2 नहीं है, n की वैल्यू 2 है क्वेश्चन में, जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 to 2 प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस क्या है, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि P1V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2V2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हुई है, ये रही। इसमें P1 की वैल्यू पुट कर दूँ। ठीक है, मैंने सब यूनिट के साथ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमने P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो ये आती है P2 की वैल्यू। ठीक है, अब वर्क कैलकुलेट करना था, तो हम ये भी इक्वेशन पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, 1W2 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस n।
तो यहाँ से हमने वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आ गई 25 किलो जूल। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लिख रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस है प्रोसेस 2 to 3। 2 to 3 के लिए अगर लिखें तो 2 to 3 प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इसमें जो वर्क की वैल्यू होगी 2W3 दैट विल बी इक्वल टू P2 इंटू V3 माइनस V2। ठीक, P2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, V3 की वैल्यू V1 के इक्वल है, अभी लिखा हमने ऊपर, और V2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ V1 के बराबर है। ठीक, तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, ये और ये। तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन की तो ये -12.5 किलो जूल वर्क आ गया। ठीक है, ये वर्क देखो नेगेटिव आया है, और हमें पता है कि नेगेटिव वर्क का क्या मतलब होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, इससे पहले जो वर्क आया था 25 किलो जूल, ये वर्क ये आया था पॉजिटिव, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, और ये नेगेटिव जो आया है ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में 3 to 1 प्रोसेस है। ये प्रोसेस कौन सा है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। और मैंने आपको बताया था कि जब वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, तो उसमें पीडीवी वर्क 0 होता है। तो इट मीन्स 3W1 विल बी इक्वल टू 0 एंड 3W1 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हमें W नेट पता चल गया, W नेट की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया 12.5 किलो जूल। ठीक, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने हर तरह के प्रोसेस, 3 तरह के प्रोसेस भी देख लिए, उनको पीवी डायग्राम पे कैसे शो करेंगे और कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है।